हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गूगल फॉर ऑल द डेवलपर्स जो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एंड दैट इज GSOC, गूगल समर ऑफ कोड 2025। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि गूगल समर ऑफ कोड होता क्या है, उसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, गूगल समर ऑफ कोड की एंटायर टाइमलाइन क्या होती है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं इसमें, आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट कैसे कर सकते हो, उनमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि मैं आपको एक लाइव डेमो दूंगा, लाइव डेमो जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल समर ऑफ कोड की ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कैसे करना है एंड उसकी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना पहला कंट्रीब्यूशन करेंगे। हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन, आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो सबसे पहले बात करते हैं कि GSOC होता क्या है। GSOC एक ग्लोबल लेवल ओपन सोर्स प्रोग्राम है विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गूगल। ये इसके नाम से पता चल रहा होगा, गूगल समर ऑफ कोड। एंड इस प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स एंड बिगिनर्स को एक चांस मिलता है टू वर्क ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, and that too with top notch organization. Amazing, right? But इससे भी ज्यादा अमेजिंग है कि इस प्रोग्राम की सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी ब्रांच, CGPA, डिग्री कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करती हैं आपकी स्किल्स। अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं एंड आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, देन दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू एंड आप इसमें डेफिनेटली सिलेक्ट हो सकते हो। ऑल्सो आप यहाँ पे सिर्फ कोड करना नहीं सीखोगे, बट इंस्टेड आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम करोगे, एंड दैट टू अंडर द गाइडेंस ऑफ वेरी एक्सपीरियंस मेंटर्स, जिससे आपकी लर्निंग भी काफी अमेजिंग हो जाएगी। एंड इसके साथ साथ आपको अमेजिंग स्टाइपेंड भी मिलेगा। यस, गूगल समर ऑफ कोड का स्टाइपेंड भी काफी अच्छा होता है एंड इट इज यूजुअली अराउंड 2 to 2.5 लाख रुपीज, जिसमें से आपको इनिशियल पेमेंट विच इज 20% ऑफ योर टोटल पेमेंट वो आपको मिलेगी जब आपका बॉन्डिंग पीरियड कंप्लीट हो जाए। देन एडिशनल 30% आपको पेमेंट मिलेगी जब आपका मिड टर्म इवैल्यूएशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन फाइनल 50% पेमेंट आपको मिलेगी जब आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस अमेजिंग स्टाइपेंड के साथ साथ गूगल समर ऑफ कोड के और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ काम करोगे, मेंटर्स के साथ काम करोगे, डेवलपर्स के साथ काम करोगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इससे आपके टेक वर्ल्ड में काफी अमेजिंग कनेक्शंस बन जाएंगे जो आगे चलकर आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो। देन आपका रिज्यूमे, GSOC अगर आपके रिज्यूमे में एडेड है, देन ये आपके रिज्यूमे को स्टैंड आउट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इससे आपके एम्प्लॉयर्स को पता चलता है कि आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हो, आपको इफेक्टिवली कोलैबोरेट करना आता है, एंड इसके साथ साथ आपने ओपन सोर्स में भी काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रखे हैं। देन स्किल डेवलपमेंट, GSOC में पार्टिसिपेट करने से आपकी कोडिंग, डीबगिंग एंड कोलैबोरेशन तीनों ही स्किल्स इंप्रूव होती हैं, एंड इसके साथ साथ आप बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस भी सीखते हो जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड देन फाइनली जॉब ऑफर्स, GSOC के काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं बिकॉज ऑफ द वर्क दे डू एंड द कनेक्शंस दे मेक एट GSOC। सो इसीलिए अगर आप टेक में करियर एम कर रहे हो, देन GSOC इज अ फैंटास्टिक माइलस्टोन फॉर यू टू अचीव। अब अगर हम बात करें GSOC की टाइमलाइंस की, देन जनवरी के अंदर गूगल GSOC अनाउंस करता है, एंड इसके अनाउंस होते ही जितने भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी पार्टिसिपेशन के लिए एप्लीकेशंस सबमिट करती हैं। देन फरवरी में गूगल सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस की एक लिस्ट पब्लिश करता है ऑन देयर ऑफिशियल GSOC वेबसाइट, एंड उसके बाद स्टूडेंट्स रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन विच दे वांट टू कंट्रीब्यूट। देन फरवरी टू मार्च के टाइम पीरियड में प्रपोजल राइटिंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट होता है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रीच आउट करते हैं, डिफरेंट मेंटर्स को रीच आउट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट आइडियाज डिस्कस करते हैं, एंड इसके साथ साथ अपने लिए एक प्रोजेक्ट प्रपोजल भी प्रिपेयर करते हैं फॉर द प्रोजेक्ट इन विच दे वांट टू कंट्रीब्यूट। देन मार्च में एप्लीकेशन पीरियड चलता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने फाइनल प्रोजेक्ट प्रपोजल्स सबमिट करते हैं। देन अप्रैल में आपका प्रपोजल रिव्यू पीरियड होता है जिसमें मेंटर्स स्टूडेंट्स के सबमिटेड प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को रिव्यू एंड स्कोर करते हैं। इस टाइम पे स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल्स पर फीडबैक्स या फॉलो अप क्वेश्चंस मिल सकते हैं फ्रॉम द मेंटर्स। देन लेट अप्रैल तक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स अनाउंस भी हो जाते हैं। गूगल एक लिस्ट पब्लिश कर देता है ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, एंड वो स्टूडेंट्स अपने मेंटर्स से अपने सिलेक्टेड प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। देन अप्रैल 2 में आपका एक इंटरेक्शन पीरियड टाइप्स होता है जिसके अंदर आप अपने मेंटर से इंटरेक्ट करते हो, अपने इनिशियल रिपोजिटरी सेटअप करते हो, अपने इनिशियल टूल सेटअप करते हो, एंड अपने कोडिंग फेज के लिए तैयार होते हैं। देन मई से स्टार्ट होता है आपका एक्चुअल कोडिंग फेज जो अगस्त तक चलता है। देन फाइनली अगस्त में आपकी फाइनल इवैल्यूएशंस होती हैं, एंड उसके बाद GSOC एंड हो जाता है। ओके, सो ये थी एंटायर टाइमलाइन ऑफ GSOC 2025। एंड अब बिना टाइम वेस्ट करे हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे डेमो पर, जहां हम GSOC की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना सीखेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज देखेंगे, एंड उन इश्यूज में से एक इशू को सॉल्व कर हम अपनी ओपन सोर्स का फर्स्ट कंट्रीब्यूशन करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट राइट इनटू द डेमो। सो स्टार्ट करते हैं हमारे डेमो से। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा चूजिंग द राइट ऑर्गेनाइजेशन। हमें वो ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है जो GSOC के अंदर हम प्रेडिक्ट कर सकें कि इस साल GSOC 2025 में भी आएगी, राइट?
एंड ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे ढूंढनी है चलिए जानते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेबसाइट में जाएंगे विच इज़ कॉल्ड GSOC ऑर्गेनाइजेशंस। GSOC ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप टाइप करोगे गूगल पर देन आपको ये लिंक मिलेगा एंड आपको इस लिंक के अंदर जाना है। इस लिंक पे आपको वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी जो GSOC के पास प्रोग्राम्स के अंदर रजिस्टर हो रखी है, जिन्होंने GSOC के पास प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करा है एंड वो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट भी होगी। तो यहाँ पे आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस की। अब आपको इनमें से चूज करना है कि आपके लिए राइट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होंगी। बट अब वो कैसे करोगे, देन उसके लिए हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, यहाँ पर हमें बहुत सारे फिल्टर्स दे रखे हैं बट इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर कौन सा है, ईयर्स का फिल्टर। देखो अभी हमें पता नहीं है कि GSOC 2025 के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, राइट, एंड हमें एक प्रेडिक्शन करनी होगी कि शायद ये ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है। एंड वो प्रेडिक्शन हम कैसे करेंगे, ये देखकर कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस पिछले लास्ट ईयर्स में काफ़ी बार आ रखी हैं देन उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस बार अपना आना रिपीट करें, राइट। तो इसलिए मैं ईयर्स पे एक फिल्टर लगा दूंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन 2016 में भी आ रखी है, 17 में भी आ रखी है, 18 में भी आ रखी है, 19 में भी आ रखी है, 20 में भी आ रखी है, 21, 22, 23, 24 इन सारे ईयर्स में आ रखी है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंटली आ रही है 2016 से 2024 तक, देन काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो GSOC 2025 के अंदर भी रजिस्टर करे एंड वो सिलेक्ट भी हो जाए। सो इसीलिए हम यहाँ पे फिल्टर ऐड कर देंगे, डन कर देते हैं हम इसे। तो ये फिल्टर ऐड हो गया। अब यहाँ पर वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो GSOC के अंदर 2016 से लेकर 2024 तक हर बार आई हैं, हर बार उन्होंने अप्लाई किया है, हर बार सिलेक्ट हुई हैं एंड हर बार स्टूडेंट्स ने उन ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया है। सो इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस के काफ़ी हाई चांसेस हैं कि GSOC 2025 के अंदर भी दोबारा रजिस्टर करें। ओके, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट फिल्टर क्या हो सकता है, नेक्स्ट फिल्टर हो सकता है हमारा कैटेगरीज की बेसिस पे। कैटेगरीज के अंदर क्या है, डेटा, डेवलपमेंट टूल्स, एंड यूजर एप्लीकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड एंड मेनी मोर। सो आपको इनमें से जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप उस कैटेगरी को चूज कर सकते हो। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद है टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज में अगर आप चाहो कि आपको पाइथन वाली चाहिए, अगर आपको उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है जिसमें पाइथन है, इसमें जावास्क्रिप्ट है, देन आप उन प्रोजेक्ट्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपको सिर्फ वही स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगी जिनके प्रोजेक्ट्स के अंदर यही स्पेसिफिक लैंग्वेजेस यूज होती है, ठीक है। देन इसके बाद और क्या फिल्टर्स हैं, देन इसके बाद और टॉपिक्स के फिल्टर हैं लाइक वेब, मशीन लर्निंग, क्लाउड, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। आपको इनमें से जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप उस टॉपिक को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हमने क्या किया, अभी के लिए हमने जाना कि सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है हमारा ईयर्स का, बाकी सब तो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे फिल्टर्स हैं, कैटेगरीज, टेक्नोलॉजीज, टॉपिक्स, ये सब आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे फिल्टर्स हैं। बट ये ईयर्स का फिल्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें ईयर्स का फिल्टर ध्यान से भरना है एंड जो कंपनी कंसिस्टेंटली हर बार आ रही है उसी को सिलेक्ट कर उन्हीं के प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सो अब हमने हमारी कंपनीज की लिस्ट को तो फाइनलाइज कर लिया, बट इस लिस्ट के अंदर भी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है जिसके अंदर हम फाइनली कंट्रीब्यूट करेंगे एंड उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजेंगे। तो अब हम ये चूज कैसे करेंगे, इसको चूज करने के लिए भी एक क्राइटेरिया है, मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे कोई भी रैंडम कंपनी पर, ठीक है। जैसे हम चले 52 नॉर्थ पर, हमने 52 नॉर्थ के लिए क्या देखा, 52 नॉर्थ ने 2016 के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स लेकर आई थी, 2017 के अंदर वो एक ही प्रोजेक्ट लेकर आई, 2024 के अंदर भी वो 2 ही प्रोजेक्ट्स लेकर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 52 नॉर्थ ऑर्गेनाइजेशन GSOC के अंदर आ तो रही है बट उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी कम सिलेक्ट हो रहे हैं एंड इसीलिए आपके चांसेस थोड़े से कम है इनके प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करने के, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन कम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है जिसके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो GSOC में सिलेक्ट हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज के तो 50-60 प्रोजेक्ट्स में सिलेक्ट होते हैं। सो इसीलिए अगर आप उन कंपनीज में रजिस्टर करोगे, उन कंपनीज में कंट्रीब्यूशन करोगे, देन आपके सिलेक्शन के चांसेस, आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसी कंपनीज ढूंढेंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढेंगे। तो ये तो हमने रिजेक्ट कर दी। अब उसके बाद हम कोई रैंडम चलते हैं, DBpedia में चलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इसके प्रोजेक्ट्स भी हैं, थोड़े ज़्यादा हैं, 52 नॉर्थ से तो ज़्यादा ही हैं, 8 आ रखे हैं, 10 आ रखे हैं, 2024 में 6 आए थे, बट फिर भी थोड़े से कम है, हमें थोड़ा चाहिए ज़्यादा, लाइक 30-40 के अराउंड हो, ठीक है, 20-30 के अराउंड हो हमारे प्रोजेक्ट्स। और देखते हैं, लाइक जैसे हमने GNU रेडियो देखी, इसके अंदर तो बहुत ही कम आ रखे हैं, तो 2 प्रोजेक्ट्स, 1 प्रोजेक्ट्स, तो ये भी हम रिजेक्ट कर देंगे। और नीचे आते हैं, लेबर ऑफिस देखते हैं। लेबर ऑफिस के अंदर भी 9 प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 2024 में 8 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए हैं, बट ये भी थोड़े कम ही हैं। मैं बता रहा हूँ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं हमें मिल नहीं रही हैं बट वो 50-60 प्रोजेक्ट्स में लेकर आती है, ठीक है। लाइक नम फोकस देखते हैं। सो इस नम फोकस के देखो, यहाँ पर 2016 के अंदर इसके कम प्रोजेक्ट्स आए, 2017 के अंदर 10 आए, बट 2018 से इसके प्रोजेक्ट्स काफ़ी बढ़ना स्टार्ट हुए, लाइक 40 प्रोजेक्ट्स आ गए, 2023 के अंदर 24 प्रोजेक्ट्स आए, 2024 के अंदर 37 प्रोजेक्ट्स आए। तो ये एक पोटेंशियली अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा है
एंड इसीलिए आपका कंपटीशन भी कम होगा एंड आप आराम से सिलेक्ट भी हो पाओगे, क्योंकि आप जब कॉन्ट्रीब्यूशंस करोगे देन मेंटर्स आपको नोटिस भी करेंगे, आप हाईलाइट भी हो पाओगे एंड फाइनली जब आप प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करोगे देन आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पोटेंशियली अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर ली अपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ये सारा काम करने के बाद अगर हमें एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है देन हम उसके अंदर अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करना स्टार्ट करेंगे, विच इज आवर सेकंड स्टेप। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर सेकंड स्टेप एंड दैट इज मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। बट कॉन्ट्रीब्यूशन करने से पहले हम एक बार इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। ठीक है, सो नम फोकस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नम फोकस करती क्या है? सो बेसिकली इट इज अ नॉन प्रॉफिट सपोर्टिंग ओपन कोड। From Netflix to NASA, researchers use our open source tools to solve most challenging problems. ठीक है, सो इसको देखने से लग रहा है कि नम फोकस कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ ओपन सोर्स सॉल्यूशंस बनाती है फॉर एस्ट्रोनॉमी, बायोटेक एटसेट्रा। मतलब साइंस रिलेटेड फील्ड्स के सॉल्यूशंस के लिए कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाती है। ओके, सो अगर हम इसके कुछ प्रोजेक्ट्स देखना चाहें, लाइक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स देखते हैं। तो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स में आते हैं NumPy, Matplotlib, Pandas। ये सब तो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो हम सबने यूज कर रखी हैं। NumPy यूज होती है मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए, Matplotlib यूज होती है ग्राफ्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने के लिए। तो ये सारे स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें नम फोकस ने स्पॉन्सर किया। ठीक है, सो अब हमने नम फोकस के बारे में कुछ कुछ जान लिया एंड अब बारी है नम फोकस में कॉन्ट्रीब्यूट करने की। एंड कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए हम नम फोकस की गिटहब पे चलेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नम फोकस की गिटहब पर। ठीक है, तो ये इनकी गिटहब रिपोजिटरी है। मैंने सर्च करा नम फोकस गिटहब एंड मुझे रिपोजिटरी मिली। सो ये नम फोकस की पॉपुलर रिपोजिटरीज हैं लाइक जीसॉक, डिस्कवर कुकबुक, यूट्यूब वीडियो टाइम स्टैम्प्स, गेटिंग स्टार्टेड विद ओपन सोर्स। सो रिपोजिटरीज के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोड ही हो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको उन्होंने मेंटेन कर रखा है एंड वो उन्होंने रिपोजिटरी की फॉर्म में गिटहब पे ऐड कर रखी है। इसको देखने से लग रहा है कि ये जीसॉक से रिलेटेड कुछ मटेरियल्स के बारे में है, ये यूट्यूब वीडियो टाइम स्टैम्प्स के बारे में है। डिस्कवर कुकबुक कुछ रिपोजिटरी लग रही है जिसमें हम कॉन्ट्रीब्यूट शायद कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक बार डिस्कवर कुकबुक को खोल के देखा। सो डिस्कवर कुकबुक में अगर हम देखें तो हमें इश्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम इन इश्यूज पे जाएंगे। सो अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना हो देन हम उस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोजिटरी देखते हैं एंड उस रिपोजिटरी के अंदर अगर कोई ऐसा इशू है जो हम सॉल्व कर सकते हैं देन उसे सॉल्व करते हुए हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में। सो आपको जब भी किसी रिपोजिटरी में कॉन्ट्रीब्यूट करना हो आप डायरेक्टली उसके इश्यूज वाले सेक्शन पे आ जाओ एंड यहाँ पर आपको इश्यूज को देखना है एंड इनमें से कोई ऐसा इशू है जो आप सॉल्व कर सकते हो देन उस इशू को सॉल्व करते हुए ही आप अपना फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाओगे इन दैट पर्टिकुलर रिपोजिटरी एंड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। बट इतने सारे इश्यूज में से कोई ऐसा इशू ढूंढना जिसे हम रिजॉल्व भी कर लें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने ना ही इससे पहले इस रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करा है ना ही इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी और रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करा है। तो हमें पता ही नहीं है कि ये किस टाइप का काम करती है, इसमें कैसे काम होता है, इसमें कैसे कोड लिख रखा है, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा इशू ढूंढेंगे जो बिगिनर्स के लिए, फर्स्ट टाइमर्स के लिए रिजॉल्व करना थोड़ा सा आसान है। एंड वो कैसे ढूंढेंगे, वो हम ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लेबल। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो अपनी रिपोजिटरीज अच्छे से मेंटेन करती हैं एंड जिनके इश्यूज भी काफी सारे होते हैं वो अपने इश्यूज पर लेबल्स या टैग्स ऐड कर देती हैं जिससे उन इश्यूज को सेग्रीगेट करना आसान हो एंड अगर किसी को उन इश्यूज को पिक करना है देन वो भी उन लेबल्स या टैग्स की मदद से उन इश्यूज को आराम से पिक कर पाए। तो हम भी लेबल की मदद से अपने लिए एक अच्छा फर्स्ट इशू ढूंढेंगे। ठीक है, एंड उसे क्या बोलेंगे हम, उसके लिए लेबल क्या होता है, गुड फर्स्ट इशू। ये काफी कॉमन लेबल है एंड मोस्टली यही यूज होता है फॉर फर्स्ट टाइम इश्यूज। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये दो इश्यूज मिल गए विच आर गुड फर्स्ट इशू। अगर किसी को फर्स्ट टाइम इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है देन दीज आर गुड इश्यूज टू रिजॉल्व। ठीक है, हम इन दोनों इश्यूज को देखेंगे एंड देखते हैं इनमें से हम कौन सा रिजॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इस इशू को। इस इशू के अंदर क्या लिखा है कि इंस्टॉल इंस्ट्रक्शंस नीड मोर डिटेल। एंड इसे देख के क्या लग रहा है कि हमें कुछ इंस्टॉल इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर कुछ और डिटेल्स ऐड करनी। एक बार हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन सेज वन ओनली नीड्स जुपिटर बुक बट इन फैक्ट देयर आर मोर डिपेंडेंसीज। Took me a few times playing with the repo to realize there is an environment.yaml file that has these dependencies. ठीक है, सो बेसिकली इनकी रीडमी फाइल अच्छे से अपडेटेड नहीं है, उसके अंदर जो इंस्टॉल इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर सही से लिख नहीं रखा। एक बार इसकी रीडमी फाइल देख लेते हैं। सो हाउ टू रन लोकली, क्रिएट अ लोकल पाइथन एनवायरनमेंट एंड इंस्टॉल द रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज यूजिंग द कमांड्स either conda or pip. अच्छा, environment.yaml फाइल से यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल तो कर रखी है डिपेंडेंसीज, रिक्वायरमेंट से भी कर रखी है। हाँ, सो ये तो मुझे अपडेटेड ही लग रहा है। अच्छा, ये स्टेट, सो बेसिकली रीडमी कल ही अपडेट हुई है इसकी
सो हो सकता है इसमें किसी ने ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया हो एंड उन्होंने इस इशू को क्लोज ना करा हो। ठीक है, तो हम दूसरे इशू पे चलते हैं, हमारे पास दूसरा इशू भी है, दूसरे इशू को देखते हैं एक बार। व्हाट इज दिस इशू? इशू ऑन पेज 2 मिनिमल मेजर्स डॉट HTML। ठीक है, तो इसके अंदर क्या इशू है? बेसिकली टाइपो है इसके अंदर। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि ये कुछ लाइन है, आई ऑल्सो थिंक दैट द फर्स्ट सेंटेंस इज परहैप्स मिनिमाइजिंग एंड अ बिट एग्जैजरेशन, मेकिंग योर कॉन्फिडेंस इंक्लूसिव एंड encouraging डाइवर्सिटी इज अ ब्रीज। तो जिसने भी इशू रेज करा है उसे लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, ये थोड़ी सी एग्जैजरेटिंग है, लाइक डाइवर्सिटी इज अ ब्रीज, तो कुछ इसको एग्जैजरेशन लग रही है। अ मोर न्यूट्रल स्टेटमेंट माइट बी प्रेफरेबल, लाइक मेकिंग योर कॉन्फ्रेंस इंक्लूसिव एंड एनकरेजिंग डाइवर्सिटी इज अचीवेबल। सो ये उनको बेटर स्टेटमेंट लग रही है। तो एक बार हम इस पुरानी स्टेटमेंट को सर्च करके देखते हैं कि ये है कहाँ हमारे कोड में। सर्च करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको कॉपी करना होगा एंड यहाँ पर ऊपर अगर आप देखोगे देन एक आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप पूरे कोड में सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये सर्च करने की कोशिश करूँगा एंड ये हमने सर्च करा बट हमें इसका रिजल्ट कहीं भी नहीं मिला। ओके, सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये भी तो रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो एक बार जो हमें चाहिए था ये इसको डाल के देखते हैं सर्च में, अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी रिजॉल्व हो रखा है। ओके, सो हमारे ये इशू ऑलरेडी रिजॉल्व हो रखा है। आई डोंट नो इन्होंने क्लोज क्यों नहीं करा ये इशू, बट अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली यहाँ पर लाइन थी वो चेंज करनी थी। ठीक है, तो ये लाइन इनको चेंज करनी थी, मेकिंग योर कॉन्फ्रेंस इंक्लूसिव एंड encouraging डाइवर्सिटी इज अचीव, ये इनको चेंज करनी थी। पहले यहाँ पर ब्रीज लिखा होगा तो ये इन्होंने ऑलरेडी इसको अपडेट कर दिया है। आई एम नॉट श्योर इन्होंने इशू क्लोज क्यों नहीं करा। बट अभी समझने के लिए कि हम इस इशू को रिजॉल्व कैसे करेंगे, हम एक बार अपना फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ये इस रिपोजिटरी को फोक करना होगा। फोक करने का क्या मतलब है? सो फोक करने का क्या मतलब है कि बेसिकली जो ये रिपोजिटरी है ये नम फोकस का पार्ट है। ठीक है, अभी हमारे पास इसका एक्सेस नहीं है। अगर हम इसको फोक करते हैं देन हम इसकी एक अपनी कॉपी बना लेंगे जिस पर हमारा एक्सेस होगा। ठीक है, हम उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं एंड इस रिपोजिटरी में, उनकी पर्टिकुलर रिपोजिटरी में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको पहले फोक कर लेते हैं। हमने इसे फोक कर लिया। ठीक है, क्रिएट फोक। ठीक है, तो ये मैंने इसको सबसे पहले अपना फोक कर लिया। अब फोक करने के बाद क्या करूंगा मैं, फोक करने के बाद इस प्रोजेक्ट में, इस रिपोजिटरी में चेंजेस करने के लिए मुझे इस प्रोजेक्ट को अपने लोकल में लेकर आना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इस रिपोजिटरी को क्लोन करना होगा। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी कम समझ में आ रही है कि फोक क्या होता है, क्लोन क्या होता है, देन ये सब गिट गिटहब की लैंग्वेज है। अगर आप गिट गिटहब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे, बेसिक्स भी पढ़ लोगे, देन आपको ये सब चीज़ें आराम से समझ में आने लग जाएंगी। सो हम क्या करेंगे, अब हम इस रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे। सो हम HTTPS से क्लोन करेंगे। मैंने ये कॉपी कर लिया एंड अब मैं अपने टर्मिनल पे गया, गिट क्लोन ये रिपोजिटरी। ठीक है, तो मैंने इस रिपोजिटरी को क्लोन कर लिया। अब मैं इसमें चला जाऊंगा, CD करके मैं इस रिपोजिटरी में चला गया एंड मैंने इसको अपने VS कोड में खोल लिया। ठीक है, ये रिपोजिटरी खुल गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये स्पेसिफिक फाइल ढूंढनी है जिसके अंदर मेरा एक्चुअली में इशू है। मेरा इशू है इस फाइल में। इसको एक बार सर्च करके देख लेते हैं कि मेरा इशू कौन सी फाइल में, एंड उसी फाइल को हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो हमारी फाइल का क्या नाम है, 02_minimal_measures.md। ठीक है, इस फाइल को हम यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करते हैं, minimal measures.md। हाँ, तो हमें इस लाइन को अपडेट करना था। यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी अचीवेबल लिख रखा है क्योंकि ये इशू ऑलरेडी रिजॉल्व हो रखा है। बट हम अगर इसको समझने के लिए कोशिश करें देन मैं इस अचीवेबल को मोर अचीवेबल लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इस अचीवेबल को मोर अचीवेबल लिख देता हूँ। ठीक है, डाइवर्सिटी इज मोर अचीवेबल। ठीक है, तो ये मैंने रैंडम से इंग्लिश लिख दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अभी के लिए हम सीख रहे हैं कि अगर हमें कोई इशू मिल जाए देन उस इशू को सॉल्व करने के बाद हम फाइनली उस रिपोजिटरी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करें। अब चेंज करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल के अंदर मैं एक नई ब्रांच बनाऊंगा। ठीक है, उस ब्रांच का मैं क्या नाम दूंगा, यूजुअली जब भी हम ऐसे कुछ अपने स्पेसिफिक चेंजेस करते हैं देन स्टार्टिंग के अंदर अपना स्पेसिफिक नाम ही डाल देते हैं। ठीक है, तो गेट चेकआउट -b, इससे मैंने ब्रांच नहीं बना लूंगा एंड मैं अपनी ब्रांच का नाम क्या दूंगा, S3 इस इशू का क्या नंबर है, दिस इज 63rd इशू। ठीक है, S3/63। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपनी ब्रांच का नाम दे दिया एंड मैं इसमें चेकआउट कर दूंगा। तो जब मैंने इस ब्रांच में चेकआउट करा देन मैं अपने चेंजेस ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन चेंजेस को ऐड कर दूंगा, देन मैं इन चेंजेस को कमिट कर दूंगा, गेट कमिट -m एंड मैं एक मैसेज डाल दूंगा, एडिंग अ डमी चेंज। ठीक, मैंने एक डमी चेंज ऐड करा है इसलिए मैंने उसका मैसेज भी ऐसा डाल दिया। आप जो भी चेंजेस करोगे आपको उनके रिस्पेक्टिवली ही मैसेज डालना पड़ेगा।
ठीक है, मैसेज डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड इसे मिस मत करना। ठीक है, तो ये हमने कमेंट मैसेज ऐड कर दिया, तो ये हमारे चेंजेस कमिट हो गए। अब क्या बारी है, अब बारी है मुझे इन चेंजेस को पुश करने की। पुश करने के बाद ही आप एक पुल रिक्वेस्ट बना पाओगे, जिनको वो कंट्रीब्यूटर्स जो हैं जिन्होंने इन इश्यूज को रेज करा है, वो उस पीआर को रिव्यू करेंगे एंड अगर वो पीआर पे कुछ कमेंट्स देंगे, देन फीडबैक्स देंगे, जिनको आप रिजॉल्व करोगे। जिन्होंने इशू रेज करा है वो अपने कमेंट्स देंगे, अपने फीडबैक्स देंगे एंड उनके कमेंट्स एंड फीडबैक्स को रिजॉल्व करने के बाद आप अपनी पीआर फाइनली मर्ज कर पाओगे। जब उनका अप्रूवल मिल जाएगा देन उसके बाद अपनी फाइनली पीआर मर्ज कर पाओगे एंड आपने जो भी चेंजेस करे हैं वो फाइनल कोड के अंदर आपको विजिबल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने पुश करा, पुश करने के बाद क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइम पुश करने के अंदर हमें अपस्ट्रीम सेट करनी होती है। सो ये मैंने अपस्ट्रीम सेट कर दी एंड अब जब मैं इसमें फाइनली पुश करूँगा आई वुड बी एबल टू गेट अ पीआर लिंक। सो ये एक पीआर लिंक आ गया मेरे पास, इसकी बेसिस पे मैं अपनी एक पीआर रेज कर पाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास पीआर लिंक है, इसके अंदर मैंने टाइटल ऐड कर रखा है कि मेड अ डमी चेंज। इसके अंदर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, लाइक इशू नंबर डाल देता हूँ 63 एंड इसके अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ कि ये चेंज किसके बारे में है। मेड अ डमी चेंज फॉर टेस्टिंग पर्पस। ये हमने एक डमी चेंज ऐड कर दिया वो टेस्टिंग पर्पसेस। तो अब मैंने सारे चीज़ें कर दी हैं, टाइटल भी अच्छे से ऐड कर दिया एंड डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया। आप भी जब अपनी पीआरएस करोगे देन उसके अंदर एक सही सा टाइटल डाल देना जिसके अंदर इशू नंबर हो एंड वो आपकी पीआर क्या इशू सॉल्व कर रही है उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एंड देन डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो कि आप क्या रिजॉल्व कर रहे हो, आपने क्या अप्रोच ली है, आपने उसको टेस्ट करा है या नहीं करा एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो ये सब करने के बाद जब आप अपनी फाइनली पीआर क्रिएट करोगे देन आप अपनी पीआर क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर रिव्यू रिक्वायर्ड है, रिव्यू चाहिए होगा इसके अंदर। ठीक है, तो हमने डमी चेंज कर दिया, इसके अंदर आपके एक कमिट्स हैं एंड जो अपने फाइल चेंजेस करे हैं वो भी एक ही है। ठीक है, हमने क्या करा है, हमने इस ब्रीज को मोर अचीवेबल कर दिया। अब जो वो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने ये इश्यूज रेज करे हैं वो आपकी पीआरस रिव्यू करेंगे, अपने कुछ कमेंट्स ऐड करेंगे, आपको उन कमेंट्स को रिजॉल्व करना होगा, कुछ कोड चेंजेस करने होंगे एंड देन फाइनली जब आप सारे कमेंट्स रिजॉल्व कर दोगे, सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दोगे, कोड चेंजेस सारे कर दोगे, देन वो आपकी पीआर पर एक अप्रूवल दे देंगे एंड उस अप्रूवल के बाद आप अपनी पीआर मर्ज कर पाओगे एंड आपके चेंजेस उनकी मेन ब्रांच पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। आपको इसी तरीके से और ऑर्गेनाइजेशंस जोड़नी होंगी और इश्यूज ढूंढने होंगे एंड उन सबको रिजॉल्व कर अपनी पीआर्स क्रिएट करनी होंगी एंड देन फाइनली जब आपकी पीआर्स मर्ज हो जाएंगी तब आपका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन दैट पर्टिकुलर रिपोजिटरी। आई होप आपको ये डेमो अच्छा लगा हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जीसॉक। आई होप आप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। Take care everyone and I will see you in the next video. Till then keep preparing and be focused.